हमारे प्रयास तभी सफल होते हैं जब हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। शुरुआती प्रयासों में असफल होने के बाद निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि असफलता से सीख लेकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू से फोन पर बात। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के साथ ही व्यापार, निवेश और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर हुई चर्चा। हाल ही में ब्रसेल्स में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए बेल्जियम को दी बधाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। आम चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। बिहार की सीटों के लिए 28 मार्च तक होंगे नामांकन। पहले चरण के तहत अलग अलग राज्यों में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भी नामांकन का आज आखिरी दिन। दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ फिलीपीन के विवाद के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने में फिलीपीन का करता है समर्थन। फिलीपीनी समकक्ष एनरिक मनालो से की बात। फिलीपीन के राष्ट्रपति बोंग मार्कोस से भी की मुलाकात। और चीन के बीजिंग को पछाड़कर मुंबई बना एशिया का बिलियनियर कैपिटल। 603 वर्ग किलोमीटर के शहर में 92 अरबपतियों का ठिकाना। सुप्रभात में अब बात करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बेल्जियम समकक्ष अलेक्जेंडर डी क्रू से फोन पर बात की है। इस दौरान दोनों शीर्ष नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा की बहाली और रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर चर्चा हुई। व्यापार, निवेश, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, हरित हाइड्रोजन, आईटी, रक्षा और बंदरगाह सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने यूरोपीय संघ परिषद की मौजूदा बेल्जियम अध्यक्षता के तहत भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। फोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह ब्रसेल्स में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए डी क्रू को भी बधाई दी। फोन पर बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू से बात की। ब्रसेल्स में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की सफलता पर उन्हें बधाई दी। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, बेल्जियम की अध्यक्षता में भारत ईयू साझेदारी को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय और सहयोग के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम को 5 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एफएलओ की स्थापना 1983 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के एक प्रभाग के रूप में की गई थी, जो भारत में उद्योग और वाणिज्य का सर्वोच्च निकाय है। महिलाओं के लिए एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में एफएलओ के पूरे भारत में 19 अध्याय हैं। आज आईपीयू के 148वें सम्मेलन का अंतिम दिन है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में 7 सदस्यीय भारतीय दल इसमें शामिल हुआ है। दुनिया भर की संसदों के इस सम्मेलन में भारत ने विभिन्न विषयों पर अपना पक्ष रखा।
दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए बने वैश्विक संगठन अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ का 148वां सम्मेलन जिनेवा में चल रहा है। संसदीय कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सहयोग का निर्माण विषय पर महासभा सम्मेलन को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने संबोधित किया। वसुधैव कुटुंबकम, that is one earth, one family is the core value of Indian civilization. The theme of India's G20 presidency was One Earth, One Family, One Future. The theme of this debate, that is building bridges for international peace, is reflected in this concept. As the mother of democracy, deliberative and advisory bodies have worked in India since ancient times. These deliberative bodies received foreign emissaries, including those from Greek and Roman empires, even in the 3rd century BC. The famous Buddhist king Ashoka, around 220 BC, sent several ambassadors from India to Southeast Asia to spread the message of peace and non-violence. Further, in 48 AD, Princess of Ayodhya, birthplace of our Lord Ram, went to South Korea to establish diplomatic relations and married their crown prince. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सम्मेलन में कहा कि बढ़ती परस्पर निर्भरता और परस्पर जुड़ाव के युग में दुनिया को नई अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। The importance of parliamentary diplomacy in promoting international peace can hardly be overemphasized. Parliamentarians are uniquely positioned to influence government as well as the public opinion. Indian Parliament plays important role in shaping India's bilateral and multilateral relations effectively. Members of Indian Parliament engage, as elsewhere, actively in various diplomatic activities. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि भारत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय भागीदारी को बढ़ावा देने में विश्वास करता है। Friends, our parliamentary delegation in various bilateral and multilateral fora have highlighted the need for reforming international governance structures, including UN Security Council and international financial institutions, to reflect contemporary realities. In recent years, multilateral cooperation has encountered unprecedented crises. While in the United Nations, the crisis has manifested in form of funds cut and ever-increasing policy paralysis in its Security Council. Other institutions like Bretton Woods have faced a skepticism of effectiveness. The COVID-19 pandemic has also exposed vulnerabilities of the international system, particularly those of multilateral institutions. Besides, we should work for promoting and facilitating the showcasing of good practices on legislation and oversight. India believes in nurturing parliamentary partnership at the regional and international levels and is also ready to help other countries in capacity building by sharing its knowledge and experience. अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ का 148वां सम्मेलन जिनेवा में 23 मार्च से 27 मार्च 2024 तक है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में 7 सदस्यीय भारतीय दल इसमें शामिल हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ फिलीपींस के विवाद के बीच कहा है कि अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने में दक्षिण पूर्व एशियाई देश का भारत दृढ़ता से समर्थन करता है और वो रक्षा और सुरक्षा समेत सहयोग के नए क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशना चाहता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला में फिलीपीन के विदेश मंत्री एनरिक मनालो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये टिप्पणियां की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि फिलीपीन के मंत्री मनालो के साथ सार्थक मुलाकात हुई। राजनीति, रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग, व्यापार और निवेश, बुनियादी ढांचा, विकास सहयोग, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति और दूतावास संबंधी क्षेत्रों में संबंध मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने हिंद प्रशांत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ, आसियान, पश्चिम एशिया, यूक्रेन, गुट निरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र समेत
वैश्विक, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार साझा किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंग मार्कोस से भी भेंट की। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने फिलीपींस के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति मार्कोस का मार्गदर्शन दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला में भारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा और जहाज की उपस्थिति दोनों देशों के बीच गहरे द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की लंबी और प्रतिष्ठित भारतीय समुद्री परंपरा की छाप अब भी इस क्षेत्र में दिखाई देती है। डॉक्टर एस जयशंकर ने रक्षा सचिव गिलबर्ट तेओडोरो के साथ भी बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत फिलीपींस रक्षा साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में भी चर्चा की। विदेश मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एडुआर्डो एनो और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव इवान जॉन उई से मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रौद्योगिकी प्रगति और समसामयिक चुनौतियों के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत हुई। अब बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर नामांकन की आज आखिरी तारीख है। इसकी प्रक्रिया 20 मार्च को शुरू हुई थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 28 मार्च को होगी और कैंडिडेट्स 30 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव के फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इन 102 सीटों में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8 और मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल हैं। उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3 सीट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 सीटों और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में एक सीट पर मतदान होगा। वहीं बिहार में होली के चलते शेड्यूल में बदलाव किया गया है। यहां नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 28 मार्च निर्धारित की गई है। स्क्रूटनी 30 मार्च को होगी। वहीं बिहार के कैंडिडेट्स अपना नाम 2 अप्रैल तक वापस ले सकेंगे। पहले चरण में मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोटिंग होनी है। वहीं राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव पहले चरण में होंगे। बिहार की बात करें तो बिहार में पहले फेज में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीट शामिल हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार 16 मार्च को ऐलान हुआ था। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। वहीं नतीजे 4 जून को आएंगे। और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। माया नगरी मुंबई के सिर पर फिर से ताज सज गया है। चीन के महानगर बीजिंग को पछाड़कर मुंबई ने एशिया के बिलियनियर कैपिटल का खिताब हासिल कर लिया है। हुरून की लिस्ट के मुताबिक मुंबई एशिया के अरबपतियों के शहर में पहले नंबर पर पहुंच गया है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024
दुनिया भर में अरबपतियों की संख्या में मजबूत वृद्धि को दर्शाती है। इस लिस्ट के मुताबिक मुंबई ने चीन की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी बीजिंग को पछाड़कर ये खिताब जीता है। बीजिंग में एक साल में 18 अरबपति अब करोड़पति बन गए हैं। ये लोग अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। बीजिंग में 91 अरबपति रह गए हैं, जबकि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में 92 अरबपति हैं। चीन का बीजिंग एशिया में दूसरे नंबर और दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। मुंबई के रहने वाले अरबपतियों की संपत्ति 445 अरब डॉलर है, जो पिछले साल की तुलना में 47% अधिक है। वहीं बीजिंग में अरबपतियों की संपत्ति 265 अरब डॉलर है, जो पिछले साल के मुकाबले 28% कम है। मुंबई न्यूयॉर्क के बाद अरबपतियों के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। न्यूयॉर्क में 119 अरबपति रहते हैं। इसके बाद 97 अरबपतियों के साथ लंदन दूसरे स्थान पर है और 92 अरबपतियों के साथ मुंबई तीसरे स्थान पर है। मुंबई के अरबपतियों में ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स के कारोबारी शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा है। अंबानी के अलावा रियल एस्टेट प्लेयर मंगल प्रभात लोढ़ा मुंबई में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले अरबपतियों में शामिल हैं। मुंबई ने एक साल में 26 नए अरबपतियों को जोड़ा है। अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी, HCL के शिव नादर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस एस पूनावाला, सन फार्मास्यूटिकल्स के दिलीप सांघवी, कुमार मंगलम बिड़ला, डी मार्ट के राधा किशन दमानी जैसे कई नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद जी महाराज के निधन पर दुख व्यक्त किया है। स्वामी स्मरणानंद जी महाराज की उम्र 95 वर्ष थी। इस वर्ष मार्च की शुरुआत से अधिक उम्र से संबंधित बीमारी का वो सामना कर रहे थे। उनका इलाज चल रहा था। मंगलवार को रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान में उनका निधन हो गया। स्वामी स्मरणानंद जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ अपनी पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के पूज्य अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद जी महाराज ने अपना जीवन अध्यात्म और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अनगिनत दिलों और दिमागों पर अमिट छाप छोड़ी। उनकी करुणा और ज्ञान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा कि मेरा उनसे वर्षों से बहुत करीबी रिश्ता रहा है। मुझे 2020 में बेलूर मठ की अपनी यात्रा याद है, जब मैंने उनसे बातचीत की थी। कुछ हफ्ते पहले कोलकाता में मैं अस्पताल भी गया था और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। मेरी संवेदनाएं बेलूर मठ के अनगिनत भक्तों के साथ हैं। ओम शांति। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे में 5 मार्च की शाम को कोलकाता पहुंचने के साथ ही महाराज को देखने के लिए शिशु मंगल अस्पताल गए थे और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने ड्रोन युद्ध प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है। चेतक कॉर्प्स ने सिम्युलेटेड परिचालन स्थितियों के तहत महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक चुनौतीपूर्ण ड्रोन प्रतियोगिता की शुरुआत की है।
अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की। अमेरिका के बाल्टीमोर में ऐतिहासिक फ्रांसिस स्कॉट पुल से एक बड़ा कंटेनर जहाज टकरा गया। कंटेनर जहाज पर सवार सभी 22 क्रू मेंबर भारतीय थे जो सुरक्षित हैं। दरअसल 950 फीट लंबा जहाज श्रीलंका की ओर जा रहा था। वो फ्रांसिस स्कॉट पुल से टकराया। इसके बाद 2.5 किलोमीटर लंबा पुल ताश के पत्ते की तरह गिर गया। पुल हादसे के बाद बचाव अभियान शुरू हुआ। दुर्घटनाग्रस्त हुए कंटेनर जहाज पर सवार सभी 22 क्रू मेंबर भारतीय थे। इस जहाज को संचालित करने वाली कंपनी ने बताया कि वे सभी सुरक्षित हैं। सिनर्जी मरीन ग्रुप ने एक बयान में ये स्पष्ट भी किया कि 2 पायलटों सहित क्रू मेंबर के सभी सदस्यों का पता लगा लिया गया है और कोई हताहत नहीं हुआ है। सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 27 मार्च साल 1961 से विश्व रंगमंच दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा की गई। रंगमंच से संबंधित अनेक संस्थाओं और समूहों द्वारा इस दिन को विशेष दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। मनोरंजन के दृष्टिकोण से विश्व रंगमंच दिवस अपना खास स्थान रखता है। इस दिवस का एक महत्वपूर्ण आयोजन अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश है, जो विश्व के किसी जाने माने रंगकर्मी द्वारा रंगमंच और शांति की संस्कृति विषय पर उसके विचारों को व्यक्त करता है। साल 1962 में पहला अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश फ्रांस के जीन काक्टे ने दिया था। साल 2002 में यह संदेश भारत के प्रसिद्ध रंगकर्मी गिरीश कर्नाड द्वारा दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बनाए गए ट्यूलिप गार्डन में पिछले 10 दिनों से रंग बिरंगे 6 किस्मों के ट्यूलिप फूल खिले हुए हैं। हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग फूलों को निहारने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। यहाँ खिलने वाले कई रंगों के ट्यूलिप का दीदार करना मन को बेहद सुकून और शांति से भर देता है। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं मनमोहक ट्यूलिप की तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।